सभी को नमस्कार। यूथ यूनाइट के एक और सत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने नेतृत्व कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक विभिन्न विशेषताओं के साथ साथ कुछ व्यवहारिक कौशलों पर भी चर्चा की है जो हमें अपने विकास में मदद करते हैं। साथ ही पिछले सत्र में यानी एपिसोड पहले में हमने सहयोग, सुसंगति, सम्मिलन और अन्योन्याश्रितता के बारे में बात की थी और हमने सीखा कि किसी भी गतिविधि का परिणाम, किसी भी निर्णय का परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या कोई गारंटी दे सकता है कि हमें हमेशा सफलता मिलेगी? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अपने जीवन में हमेशा सफल रहा है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा असफल रहा है? तो सफलता और असफलताएं हमारे रास्ते में आती ही रहती है। आज के सत्र में हम सीखेंगे कि प्रतिकूल परिणामों से कैसे निपटा जाए। हम उन चीज़ों की पहचान करना भी सीखेंगे जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं ताकि अनुकूल परिणामों की संभावना बढ़ जाए। इन अवधारणाओं को समझने के लिए आइए एक छोटी सी गतिविधि करें। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो मैं आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाता हूं। अब आपको यह करना है कि इस कहानी को कुछ वाक्यों के रूप में बताया जाएगा और हर वाक्य के अंत में आपको बताना होगा कि क्या वह विशेष पहलू उनके नियंत्रण में था। अगर हां तो हां कहें, अगर यह उनके नियंत्रण में नहीं था तो ना कहें। तो इन 4 दोस्तों ने इतालवी खाना खाने का फैसला किया। एक शाम वे एक जगह पर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक टैक्सी किराए पर ली। वे मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर ही चले थे कि ट्रैफिक जाम में फंस गए। उनमें से एक नीचे उतरा और उसने ट्रैफिक को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया ताकि वे उस कार के लिए रास्ता बना सकें और जाम से बच सकें। जब वे रेस्तरां में पहुंचे तो उन्होंने पाया कि टेबल के लिए एक लंबी कतार लगी हुई थी। दोस्तों में से एक को याद आया कि वह रेस्टोरेंट के फ्लोर मैनेजर को जानता था। उसने उसे फोन करके प्राथमिकता के आधार पर टेबल आवंटित करने का अनुरोध किया और शुक्र है कि उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया। उन्होंने मेन्यू देखा और पास्ता के 2 व्यंजन और 2 पिज्जा ऑर्डर करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर करना शुरू किया, फ्लोर मैनेजर ने कहा, माफ कीजिए महोदय, इतालवी शेफ आज छुट्टी पर हैं। हम ये व्यंजन नहीं परोस पाएंगे। उन्हें बहुत निराशा हुई। इसलिए उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि अब वे क्या करें। क्या वे किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाएं? लेकिन इस बात की क्या गारंटी थी कि उन्हें वहां इस तरह टेबल मिल जाएगी? उन्होंने विभिन्न विकल्पों पर विचार विमर्श किया और अंत में फैसला किया कि यहीं रहना सबसे अच्छा है और उन्हें अगले सबसे अच्छे विकल्प को चुनना चाहिए। वह था चीनी भोजन। तो जो कहानी मैंने अभी आपको सुनाई, इसमें बहुत सारे मोड़ थे। कुछ ऐसे मौके आए जब दोस्तों में से एक अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने और उन कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम था जिनका वे सामना कर रहे थे। इस तरह पूरी शाम घूमने के बाद अंतिम परिणाम क्या था? उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पर अंत में वे चीनी भोजन के लिए तैयार हो गए और इतालवी भोजन का आनंद नहीं ले पाए जिसकी उन्हें शुरू में उम्मीद थी। जहां तक परिणामों का सवाल है, कुछ भी गारंटी नहीं है, क्योंकि परिणाम कई अनिश्चित घटनाओं पर निर्भर करते हैं जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण से परे हैं। हम अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों और हमारे कौशल, हमारी ताकत, हमारी मूल्य प्रणाली के आधार पर निर्णय लेते हैं या चुनाव करते हैं। प्रत्येक परिणाम एक अन्य विकल्प की ओर ले जाता है और घटनाओं का प्रक्षेप वक्र पली पर चुने गए विकल्प के अनुसार बदलता जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम जो भी गतिविधियां करते हैं वे सभी परस्पर निर्भर हैं। हालांकि सब कुछ करने के बाद यदि अंतिम परिणाम जिसकी हमने योजना बनाई थी, तो विकल्प क्या है या हमारे पास क्या विकल्प बचा है, खुशी खुशी स्वीकार करना और यह चीज़ों को देखने का एक बढ़िया और परिपक्व तरीका है। हालांकि यह स्वीकृति तभी आनी चाहिए जब हम अपना पूरा प्रयास कर लें, जब हम वह सब कर लें जो हमारे नियंत्रण में था, क्योंकि पूरा प्रयास न करते हुए भी स्वीकार करना
अपने संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग न करना होगा। यह हार मान लेने की बात होगी, जबकि पूरा प्रयास करने के बाद स्वीकृति चीजों को देखने का एक यथार्थवादी तरीका है। तो सीख यह है कि हमें अपना प्रयास, समय, ऊर्जा और पैसा उन चीजों में लगाना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित कर सकते हैं, और उन चीजों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, और हमें जो करना है उस पर ध्यान दें। अधिकांश समय हम उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती हैं। यहां मैं ग्रीक स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस का एक उद्धरण साझा करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, खुशी और स्वतंत्रता एक सिद्धांत की स्पष्ट समझ से शुरू होती है। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में होती हैं और कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती। आइए दर्शन के इस खास पहलू को एक और गतिविधि करके समझते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ शब्द या वाक्यांश दिखाई देंगे। एक बार फिर आपको केवल हाँ या ना में जवाब देना है। अगर चीज आपके नियंत्रण में है तो हाँ कहें, और अगर आपके नियंत्रण में नहीं है तो ना कहें। ठीक है, तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अब आपकी स्क्रीन पर ये शब्द आएंगे: हमारी राय, हमारी संपत्ति, पद, आत्म प्रेरणा, इच्छाएं, हमारा जन्मस्थान, सरकार, नीति, पूर्वाग्रह, हमारी प्रतिक्रियाएं और कार्य, हमारे माता पिता, युद्ध, विचार, अर्थव्यवस्था, भावनाएं, प्रतिष्ठा, बीमारियां, दुर्घटनाएं, ट्रैफिक, लोगों का व्यवहार, मीडिया, हमारे जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाएं, क्रिकेट मैच का परिणाम, नौकरी में चयन, प्रियजनों की मृत्यु, हमारा व्यवहार। मुझे लगता है कि अब स्क्रीन ऐसे वाक्यांशों से भर गई है। अब हम इनमें से कुछ शब्दों के इर्द गिर्द कुछ घेरे बनाएंगे और इसे और विस्तार से समझेंगे। सबसे छोटा घेरा वह है जिसमें ऐसे शब्द या वाक्यांश हैं जो हमारे नियंत्रण में होते हैं, और इस घेरे को नियंत्रण का घेरा कहते हैं। इस घेरे के भीतर वे चीजें हैं जिन पर हमें अपने संसाधन लगाने चाहिए। ये वे चीजें हैं जिन पर हमें उत्कृष्टता हासिल करने, सुधार करने, विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। यह वह घेरा है जिसमें हम बदलाव ला सकते हैं। यह उन बातों का घेरा है जिनमें हम सार्थक प्रभाव डाल सकते हैं। लुथेंस ने कहा कि जो व्यक्ति नियंत्रण के घेरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं वे तनाव और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में अधिक लचीले होते हैं। अब सबसे बाहरी घेरा क्या दर्शाता है? यह उन चीजों को दर्शाता है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम उन चीजों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस घेरे को चिंता का घेरा कहा जाता है। क्या मुझे अपना समय, ऊर्जा, पैसा और संसाधन उन चीजों के बारे में चिंता करने में खर्च करना चाहिए जिन पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है? इससे अनावश्यक तनाव पैदा होता है। यह हमें एक और दिलचस्प विचार की ओर ले जाता है, और वह है स्वीकार्यता। यह स्वीकार करना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, बहुत मुक्तिदायक है। यह आपको अनावश्यक तनाव और चिंता से मुक्त करता है। यह हमें चिंता और तनाव से दूर रहने और अपने संसाधनों का उपयोग करने और उन चीज़ों पर अधिक उत्पादक रूप से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकता है जो हमारे नियंत्रण में है। और बीच का घेरा क्या दर्शाता है? बीच का घेरा उन चीज़ों को दर्शाता है जिन पर हमारा कुछ प्रभाव है। अब जिन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण है उनका प्रभाव बाहर की ओर फैलता है, तो मेरा व्यवहार और मेरा दृष्टिकोण बाहरी दुनिया में प्रकट होते हैं, और किसी न किसी तरह हम अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करते हैं। इसलिए इस बीच के घेरे को प्रभाव का घेरा कहते हैं। ये वे चीज़ें हैं जिन्हें हम प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए,
नौकरी के लिए इंटरव्यू देते समय मैं अच्छी तरह से तैयारी कर सकता हूँ। मैं अपनी क्षमता के अनुसार सवालों के जवाब दे सकता हूँ। यहाँ मैं अपने ज्ञान से, अपने व्यवहार से प्रभावित करने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन परिणाम की गारंटी नहीं है। इसलिए मैं साक्षात्कार के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सकता हूँ, सही उत्तर दे सकता हूँ और चयन को अपने पक्ष में प्रभावित करने की कोशिश कर सकता हूँ। हालांकि मैं चयन होने की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि दूसरों ने कैसी तैयारी की है, दूसरों ने कैसे जवाब दिया है। इस तरह आप इसे जीवन की विभिन्न अन्य स्थितियों के लिए लागू कर सकते हैं। तो चलिए मैं संक्षेप में बताता हूं कि हमने अब तक क्या सीखा है। हमने सीखा है कि हमारे जीवन के हर पल में हम निर्णय लेते हैं, चुनाव करते हैं, और ये चुनाव किसी खास संदर्भ में, किसी खास परिस्थिति में किए जाते हैं। ये चुनाव मेरे मूल्यों, मेरी ताकतों, मेरे लक्ष्यों आदि से प्रभावित होते हैं। वे साथियों के दबाव या बाहरी संबंधों से भी प्रभावित होते हैं। वे इस बात से भी प्रभावित होते हैं कि मैं अपने भीतर से, अपने दिल से कितना जुड़ा हुआ हूं और अपने दिल की कितनी सुनता हूं। तो चुनाव करने में बहुत सारी बातें शामिल हैं। चुनाव करने के बाद एक परिणाम होगा। अब यह परिणाम एक अनुकूल परिणाम हो सकता है जिसके बारे में मैंने सोचा है, या यह कुछ बिल्कुल अलग हो सकता है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी। इसलिए वे दो अलग अलग प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। अब विकल्पों, संदर्भ, मेरी मूल परिस्थितियों और परिणामों के इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को कार्य कारण कहा जाता है। यह कार्य कारण एक प्रणाली संबंधी दृष्टिकोण है जो यह समझने के लिए है कि परिणामों को क्या प्रभावित करता है। अगर मैं एक अनुकूल परिणाम चाहता हूं तो मुझे किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? बेशक विकल्पों पर, लेकिन उससे पहले अपने कौशल पर, ताकत पर, मूल्यों पर। क्या यह बाहरी दुनिया के साथ मेरे संबंधों के प्रकार और मेरे आंतरिक स्व के साथ मेरे संबंधों के प्रकार से संबंधित नहीं है? हम जितना ज्यादा चुनाव करने के बुनियादी पहलुओं पर ध्यान देंगे, अनुकूल परिणाम मिलने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। और यही पिछले सभी सत्रों का महत्व है, जहां हमने बात की है कि कैसे सार्थक लक्ष्य बनाएं, कैसे सार्थक संबंध बनाएं, कैसे अच्छी आदतें विकसित करें, कैसे नेतृत्व कौशल विकसित करें। क्योंकि ये सभी चीजें तब काम आती हैं जब हमें किसी स्थिति या विशेष परिस्थिति में चुनाव करना होता है। तो अब तक हमने कुछ पहलुओं पर चर्चा की है जो हमें लक्ष्य हासिल करने में मदद करते हैं। कुछ पहलू हमें सफलता की संभावना बढ़ाने में मदद करते हैं। हमने सीखा है कि ऐसे कई पहलू हैं जो हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं, जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में होते हैं और कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होते। आइए हम उस आरेख को याद करें जिसे हमने पहले समझा था। अब उन विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करें जो चिंता के घेरे में बताई गई हैं। बहुत बार हम इस बात पर विलाप करते हैं कि काश हम किसी दूसरे परिवार में पैदा होते, काश सरकार की नीतियां मेरे व्यवसाय के लिए अनुकूल होती, काश अर्थव्यवस्था एक खास दिशा में आगे बढ़ती जो मेरे पक्ष में होती। मैं चाहता हूं कि मेरे प्रियजन अभी भी मेरे साथ होते और मरते नहीं। लेकिन क्या यह संभव है? क्या ये चीजें हमारे नियंत्रण में हैं? हमारा मन अक्सर इन विचारों से घिरा रहता है, और जब मन घिरा रहता है तो वह स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम नहीं होता, और यहाँ तक कि वे बातें जो हमारे नियंत्रण में हैं, हम उन पर से भी नियंत्रण खोना शुरू कर देते हैं। तो इसका क्या उपाय है और यह कैसे किया जा सकता है? आइए हम अपने मन को उन चीज़ों से मुक्त करने पर ध्यान केंद्रित करें जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। उन्हें मन के क्षेत्र से हटा दें ताकि जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में हैं उन्हें फलने फूलने दिया जाए, उन्हें अपने प्रदर्शन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने दिया जाए। हम मन की अशुद्धियों या जटिलताओं को दूर करते हैं, जिससे हमारा मन और अधिक स्पष्ट हो जाता है। और जब मन स्पष्ट होता है तो वह अपनी उच्चतम क्षमता से कार्य करने में सक्षम होता है
और सही निर्णय लेने में सक्षम होता है, जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेरे कौशल, मेरी शक्तियों का उपयोग करके दी गई परिस्थिति में लिया जाना आवश्यक है। तो दोस्तों, आइए अब हम हार्टफुलनेस की निर्देशित सफाई अभ्यास का अनुभव करें। यूथ यूनाइट के अगले सत्र के लिए हमारे साथ अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें और निर्देशों का पालन करें। आरामदायक स्थिति में इस इरादे के साथ बैठें कि हम दिन भर में जमा हुई सभी छापों को हटा रहे हैं। आराम से बैठें और अपनी आंखें हल्के से और धीरे से बंद कर लें। कल्पना करें कि आपके शरीर में जो भी अशुद्धियां और जटिलताएं हैं, आपके ऊपरी शरीर के पीछे की ओर जा रही हैं। अब कल्पना कीजिए कि अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर निकलने लगी हैं, आपके सिर के पीछे से शुरू होते हुए आपके ऊपरी शरीर के पीछे से धीरे धीरे आपके सिर के पीछे से और आपकी गर्दन के पीछे से धुएं के रूप में बाहर निकल रहा है। अशुद्धियां और जटिलताएं अब दूर होती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से वे धुएं के रूप में बह रही हैं और अब आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे तेज करें। अपने सिर और अपनी गर्दन के पीछे से इस प्रवाह को तेज करें। कल्पना करें कि जटिलताएं और अशुद्धियां तेजी से बाहर निकलती जा रही हैं। आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ से और आपकी निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह तेज होता जा रहा है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में शरीर से बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ से, आपके पूरे ऊपरी शरीर से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। आपके पूरे ऊपरी शरीर के पीछे से अशुद्धियां और जटिलताएं धुएं के रूप में बाहर बह रही हैं। यह प्रक्रिया और तेज होती जा रही है। सारी अशुद्धियां और जटिलताएं आपके शरीर से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। आपके सिर के पीछे से, आपकी गर्दन के पीछे से, आपके कंधों के पीछे से, आपकी ऊपरी पीठ और निचली पीठ के पीछे से। जैसे जैसे अशुद्धियां आपके सिस्टम से बाहर निकल रही हैं, वैसे वैसे स्वयं को हल्का होता हुआ महसूस करें। कल्पना कीजिए कि धुएं का प्रवाह धीरे धीरे कम हो रहा है। महसूस करें कि सभी अशुद्धियां और जटिलताएं अब शरीर से बाहर जा चुकी हैं। अब हम प्रक्रिया का दूसरा भाग शुरू करने के लिए तैयार हैं। पवित्रता की एक धारा की कल्पना करें जो इस सकल सृष्टि के स्रोत से आ रही है और सामने से आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। यह धारा आपके हृदय में प्रवाहित हो रही है और आपके पूरे सिस्टम में फैल रही है। शरीर का कण कण उसमें संतृप्त हो रहा है। कल्पना कीजिए कि अपने शरीर का प्रत्येक कण हल्कापन और सरलता व्यक्त कर रहा है। कल्पना कीजिए कि आप अधिक संतुलित स्थिति में आ गए हैं। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें